नाउ चिल्ड्रन वी शैल टॉक अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है उसके बारे में यहाँ आगे हम पढ़ेंगे। When hot tea in a cup is poured into a saucer, it is observed that the saucer gets warmer and the tea a little colder. The hot tea transfers some of its heat to the saucer and cools down, while the saucer gains some heat and gets warmer. The flow of heat from a body at a higher temperature to another body or to another part of the same body at a lower temperature is called transfer of heat. So transfer of heat की definition की बात की जाए तो you can learn it from the given points, यानी कि जो डार्क ब्लैक में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वर्ड्स हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ हीट है क्या? जब किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो जब वो दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो हायर टेम्परेचर जिस बॉडी का होता है वहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उस बॉडी के अंदर जिसका टेम्परेचर लो होता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर चाय का कप और जो प्लेट रहती है, सॉसर बोलते हैं जिसको हम, उसके अंदर जब हम चाय को डालते हैं, कप के अंदर गर्म होती है चाय काफ़ी, लेकिन जैसे ही हम सॉसर के अंदर उसको डालते हैं, जो प्लेट रहती है जिसके अंदर हम चाय डाल के पीते हैं, तो उस चाय को जब उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है तो चाय जो है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो प्लेट है, सॉसर है, वो थोड़ा गर्म हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ऐसा करने से जो हीट थी चाय की वो ट्रांसफ़र हो गई किसके पास? सॉसर के पास। और सॉसर जो था वो थोड़ा गर्म हो गई, लेकिन चाय के अंदर जो हीट थी, यानी कि चाय के अंदर जो गर्मी थी वो थोड़ी लॉस हो गई और वो चली गई किसके पास ट्रांसफ़र होकर? सॉसर के पास। इसलिए चाय ठंडी हो जाती है। तो इसी प्रकार कोई भी बॉडी जो है वो जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवन एक बॉडी दूसरे में भी ट्रांसफ़र कर सकती है हीट को जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं। अदरवाइज़ अगर एक एंड, यानी कि समझो कि आप एक रॉड पकड़ कर बैठे हैं लोहे की और उसको एक तरफ आप गर्म कर रहे हैं, तो गर्म जो होगा जो साइड, वहाँ से जो हीट है वो उस साइड भी ट्रांसफ़र होगी धीरे धीरे जहाँ पर गर्मी नहीं होगी, यानी कि दूसरा हिस्सा जिसको आपने पकड़ा होगा वहाँ भी हीट धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कि हीट ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल इन द सेम बॉडी एट डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तब वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफ़र करेगी। और ये चीज़ डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर भी हो सकता है, जैसे कप और सॉसर के टाइम पे हमने देखा। Imagine your teacher has to distribute notebooks to the students in the class. He can do it in three ways. He can hand over the notebooks to the first student and ask him to pass it on to the next student. The next student passes it on to the next and so on. तो आपकी क्लास के अंदर जो बुक्स देने का जो काम होता है, शिक्षक आपको क्लास के अंदर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब वो किस प्रकार से करते हैं देखिए, या तो पहले जो टीचर है वो एक बच्चे को बुक देगा और उसको बोलेगा आगे पास कर दो, तो जिस जिस बच्चे की बुक है वो वहीं बैठे बैठे एक दूसरे से पास करके चेन बना के हम लोग आगे पहुंचा सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर जो बताया गया है वो ये बताया गया है, ऑल वन स्टूडेंट आफ्टर द अदर टू कम रिसीव द हिज नोटबुक एंड गो बैक। यानी कि टीचर दूसरी एक्टिविटी में क्या कर सकता है, पहले तो उसने पास कर दिया सबको, एक को दी, उसने आगे दूसरे को दी, और दूसरे केस में ये हो सकता है कि सब टीचर्स जो बच्चे हैं उनको खड़ा करे टीचर और एक एक करके उनका नाम बुला के उनको बुक्स बांट दे। द टीचर में थ्रो द नोटबुक्स डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग दोज सिटिंग इन बिटवीन। अब तीसरा तरीका ये है कि टीचर डायरेक्टली बच्चों तक बुक को फेंक दे, थ्रो कर दे बिना टीचर्स बच्चों को डिस्टर्ब किए। Similarly, in nature, there are three distinct ways in which heat is transferred. These are conduction, convection and radiation. तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने तीन जो सिस्टम देखे, देखिए यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों को पास कर रहा है, फिर एक एक करके बच्चे आते जा रहे हैं और तीसरी बार वो फेंक रहा है। तो इसी प्रकार तीन तरीके से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। पहला तरीका है कंडक्शन, जिसके बारे में हम आगे जानते हैं। Then when you heat one end of a steel spoon by keeping over a Bunsen burner, you find that its other end also becomes hot after some time. In this case, heat is transferred from the hot end to the cold end by conduction. Conduction is the process of transfer of heat in a body from the hotter end to the colder end without any actual movement of the molecules of the material. Compare this method to handing over the notebooks to the first student and asking him to pass it on to the next student in the previous activity. The transfer of heat by the process of conduction takes place only in solids. अब जैसे कि आप एक्टिविटी के अंदर देख रहे हैं, आपने एक स्पून हाथ में लिया है,
दैट इज़ मेड ऑफ स्टील, और स्पून को आप इस तरफ से एक बंसन बर्नर जो कि लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ किया जाता है, इसको बंसन बर्नर कहा जाता है। अब यहाँ पर जब आप इस एंड को यहाँ रख के गर्म करेंगे तो सून यू विल फाइंड दैट कि दूसरा एंड जो है वो भी गर्म होने लगेगा। तो यहाँ पर गर्म तो हम इस एंड को कर रहे हैं, लेकिन हीट जो है यहाँ से आगे की तरफ ट्रांसफ़र होकर आपके हाथ को भी जल्द ही गर्म कर देगा। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है इसको कंडक्शन कहा जाता है। कंडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर ही पॉसिबल है, बाकी किसी भी मीडियम के अंदर यानी कि लिक्विड या गैसेस के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। अब कंडक्शन जो है वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन यहाँ पर बताई गई है दैट दोनों जो एंड्स हैं या फिर एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी के अंदर जा रही है हीट, देन दे बोथ शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर आप यहाँ पर चम्मच जो है इसके साथ में कोई और चीज़ टच कर देंगे तो वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगेगी, लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों चीज़ें कांटेक्ट में होनी चाहिए। अगर वो कांटेक्ट में नहीं होंगी तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, दे बोथ शुड हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये गर्म होता जा रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है जो था, तो यहाँ पर दोनों के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। ये धीरे धीरे गर्म होगा और ये वैसे का वैसा है, तो फिर हीट ट्रांसफ़र होगी। तो ये कंडीशन है जिसके द्वारा हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज को आपके सामने और क्लैरिफाई करने के लिए एक और एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है, और इस एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है। सबसे पहले हमें एक कॉपर की रॉड लेनी है, एक वैक्स चाहिए थोड़ी हमको, और आयरन का एक स्टैंड, आयरन नेल्स और बर्नर। तो ये चीज़ें जो आप जैसे सेटअप में देख रहे हैं ऐसे आपको ये सब चीज़ें चाहिए। मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये बर्नर आ गया, ये कॉपर की रॉड आ गई, ये एक स्टैंड आ गया, और इसके ऊपर नेल्स जो हैं, कील जिसको हम बोलते हैं, उनको हम वैक्स की मदद से चिपका देंगे। यानी कि इस रॉड के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने इन सबको चिपका दिया। अब जब ये एंड जो है, जब आप इसको गर्म करोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे आपने गर्म किया इसको, ये एंड गर्म होने लगेगा। धीरे धीरे जो फर्स्ट नेल रहेगी वो नीचे गिर जाएगी, फिर थोड़े दूर वाली नीचे गिरेगी, फिर तीसरे वाली नीचे गिरेगी, और धीरे धीरे करते करते सारी नीचे गिरती जाएंगी, और एट द एंड जो लास्ट वाली होगी वो भी नीचे गिर जाएगी। अब यहाँ पर इन सब के नीचे गिरने का रीज़न क्या है? रीज़न जो है दैट इज़ कंडक्शन ऑफ हीट, कि ये हिस्सा जो है, दिस एंड विल गेट हीटेड सून and the heat will be transferred from this end to this end which is colder। ये एंड जो है ये ठंडा है और ये एंड गर्म है, तो यहाँ से हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ कंडक्शन ऑफ हीट विल मूव ऑन, ये पास होगी, और इसी कारण से जो वैक्स है वो पिघलती जाएगी और सारी जो नेल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरते जाएंगे। Now conclusion here, we conclude that heat is transferred from the hotter end of the copper rod to its colder end by the process of conduction। तो कंडक्शन के प्रोसेस के द्वारा हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो है हीट ट्रांसफर होती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी सीइंग अबाउट some conductors and bad conductors, good conductors and bad conductors of heat। अब ऐसी चीज़ें जो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो हीट को जल्दी गर्म हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और ऐसी चीज़ें जो कि जल्दी गर्म नहीं होती हैं उनको कहा जाता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की बात करें तो आप जानते हैं कि मेटल की बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जल्दी गर्म हो जाती हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स। तो the things that are made from steel or the things that are made from any metal gets heat quickly, so we can say that they allow heat to pass through them, so they are called conductors। अब इसके लिए अगर आप देखने जाएं कि अगर आप किसी लकड़ी के बर्तन में या फिर किसी और चीज़ का बर्तन लेकर उसमें खाना पकाएंगे तो वो लकड़ी जो है वो खुद जलने लगेगी और उसमें खाना नहीं पक पाएगा, बिकॉज वहाँ पर हीट जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती है। और इसके साथ साथ एग्जांपल में हम ये भी देख सकते हैं कि मिट्टी का अगर आप बर्तन लोगे तो मिट्टी का बर्तन गर्म होने में समय लेता है, इसलिए खाना जल्दी नहीं बनेगा मिट्टी के बर्तन में। लेकिन जो हम पतीले वगैरह, कुकर्स वगैरह यूज़ करते हैं हमारे किचन के अंदर, मम्मी जो यूज़ करती हैं,
दे आर मेड फ्रॉम मेटल्स, स्टील के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इनके नीचे जब आग जलाई जाती है तो ये क्विकली गर्म होते हैं, इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। सो इन्हीं को हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। जबकि वो चीज़ें जो कि हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और वी कॉल देम इंसुलेटर्स ऑल्सो। The word insulator is also used for bad or poor conductors of heat. So bad conductor of heat, poor conductor of heat, and insulators, they all are same. We can say that plastic and wood, they do not allow heat to pass through them, so they are called insulators. The materials which allow heat to pass through them quickly are called good conductors of heat. तो conductors की जो definition है वो ये रही कि जो अपने अंदर से heat को pass होने में मदद करते हैं, they are called good conductors, और इसमें mostly metals आते हैं। और ऐसे मटेरियल जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं पास होने में, उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गर्म नहीं होती, पेपर धूप में रख दो गर्म होगा? बिल्कुल नहीं। लकड़ी नहीं होगी, लेदर नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो गर्म नहीं होती हैं धूप में रखने पे, दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स। एयर एंड डिस्टिल्ड वाटर आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डिस्टिल्ड वाटर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मोस्ट लिक्विड्स एंड गैसेज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेज जो होती हैं वो हीट की बैड कंडक्टर्स ही होती हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट के जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देखे, जितने मेटल्स हैं उसके क्या फ़ायदे हैं हमको, उनके काम, हम हमारे कहाँ कहाँ वो चीज़ें काम आती हैं। मटेरियल जो कि गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी कि वो हीट को जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं, इसीलिए उनको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमारे किचन के अंदर जब खाना बनाती है मम्मी, तो सारे यूटेंसिल्स जो होते हैं दे आर मेड फ्रॉम मेटल्स ओनली। ठीक है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, स्टील होता है, और ये सब जो है गुड कंडक्टर है हीट के, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पज़ इन द किचन। तो ये तो है गुड कंडक्टर, जो कि जहाँ पर हमें हीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और क्विकली हमें हीट को पास करना होता है, स्पेशली जब खाना बनाते हैं तब ऐसा होता है, तो वहाँ पर हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है उनका यूज़ करते हैं। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, या फिर जिसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, उनका कहाँ उपयोग किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है जो हैंडल्स होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुकर जो है ये पूरा मेटल का बना है, लेकिन इसका जो हैंडल होता है दैट इज़ मेड फ्रॉम एन इंसुलेटर। इनका जो हैंडल होता है वो इंसुलेटर से बना होता है, तभी ये गर्म नहीं होता है। वरना आप सोचो कि ये भी अगर मेटल का होता तो इसके अंदर भी मेटल है, लेकिन इसके ऊपर ही कोटिंग दी जाती है। अगर आप इसको पूरा गर्म होने के बाद आप इसको उठाओगे कैसे? खाना बन गया है, गर्मा गर्म खाना परोसोगे कैसे अगर ये हैंडल भी इसका मेटल का हो? तो बहुत जल जाएगा तुम्हारा। वैसे ये फ्राइंग पैन देख रहे हैं, इसका भी हैंडल आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस इज बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो है इनका उपयोग किया जाता है इन आर्टिकल्स के हैंडल्स बनाने के अंदर, यानी कि अप्लायंसेज जिनके अंदर से हीट पास हो रही हो, तो उनको हैंडल करने के लिए, हमें होल्ड करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो जगह चाहिए होती है, उसके अंदर हम अगर बैड कंडक्टर्स का यूज़ करें तो हमें उसको उठाने में काफ़ी आसानी होती है। दूसरा बताया गया यहाँ पर फॉल्स सीलिंग। False ceilings generally are made up of plaster of Paris, asbestos, or wooden plywood. They provide a layer of air between the two ceilings, which keep the room warm during winters and cool during summers. Since the air in between the two ceilings is a bad conductor of heat, it prevents the transmission of heat from either sides. अब इसके अलावा जो बैड कंडक्टर्स का हम यूज़ करते हैं, फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग का मतलब हम बोल सकते हैं कि पीओपी वगैरह करवाया जाता है ना, जो घरों के अंदर पीओपी, जिसको आप बोलते हैं, तरह तरह के डिज़ाइंस होते हैं घरों के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड पीओपी, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। इसमें एस्बेस्टोस का भी उपयोग होता है एंड इवन वुडन प्लाईबोर्ड्स आर आल्सो यूज्ड। होता क्या है कि जो एक तो मेन रूफ होता है हमारा, मेन छत, और दूसरी उसके नीचे हमने बनाई पीओपी। अब इसके बीच में जो गैप है वहाँ पर एयर फिल्ड होती है, और इस एयर के कारण गर्मी के दिनों में बाहर से जो गर्मी है वो अंदर नहीं आ पाती है, और सर्दी के दिनों में बाहर से जो ठंड है वो अंदर नहीं आ पाती है, और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती। इसी कारण से जो हमारा रूम है, हमारा जो कमरा है जहाँ पीओपी किया गया है, वो गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है और सर्दी के दिनों में गर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज वुलन गारमेंट्स। इन विंटर्स you use woolen clothes, wool is bad conductor of heat। अब wool जो है वो bad conductor of heat है,
और इसीलिए हम इनका उपयोग करते हैं सर्दी के दिनों में। मोर ओवर द एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर्स। वुल फाइबर्स जो होते हैं, जो धागे होते हैं ना वुल के, उनके अंदर एयर, हवा जो होती है वो फंस के रह जाती है, यानी कि पकड़ में रह जाती है वहाँ पर। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बोथ एयर एंड वुल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम योर बॉडी टू द कूल सराउंडिंग्स। दे ऑल्सो प्रिवेंट द कूल एयर फ्रॉम रीचिंग योर बॉडी। अब जैसे कि हमने देखा कि बैड कंडक्टर है ये, तो हमने जब स्वेटर ऊपर पहन लिया, ये हमारी बॉडी है, ये स्वेटर है, तो इसके बीच में जो एयर ट्रैप हो जाएगी, इसकी वजह से बाहर की ठंडक जो है वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी और बॉडी की गर्मी जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी बिकॉज ऑफ दिस वुलन क्लोथ। सो वुलन क्लोथ इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट इज इग्लूज। इग्लूज के बारे में आपने सुना होगा, जो एस्किमोज जो रहते हैं ना ठंडे प्रदेशों के अंदर, उनको एस्किमोज कहा जाता है। और वहाँ पर जैसे कि अंटार्कटिका जैसी जगहों पे जो लोग रहते हैं, दे आर कॉल्ड एस्किमोज। और वो लोग जिन जगहों पे रहते हैं उनके पास वहाँ पर लकड़ी के घर नहीं होते हैं, दे मेक हाउसेज फ्रॉम आइस। स्नो से ही वो अपना घर बनाते हैं और इसको इग्लू कहा जाता है, इसको आप जानते हो। तो देखिए होता कैसा है इग्लू। इग्लू ऐसा रहता है, ये आइस के ब्लॉक्स लगाए गए हैं ऊपर, उसके अंदर यहाँ पर एयर होती है, फिर एक और नीचे ऐसा आइस का बनाया जाता है घर, और यहाँ पर एक डोर रखा जाता है जिसके अंदर बाहर आने जाने। तो दिस इज कॉल्ड द इग्लू। अब होता क्या है यहाँ पर, इसकी वर्किंग देखते हैं चलिए। Air enclosed in between the double walls prevent the transmission of heat generated within the igloo and hence it keeps them warm. अब यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी अंदर, उस अंदर की हीट को बाहर जाने से रोकने के लिए ये एयर जो है, इस एरिया में आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो एयर जो ट्रैप्ड है यहाँ पर, वो एयर जो है वो यहाँ की हीट को बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगी, इसलिए अंदर की गर्मी अंदर बनी रहती है और ये घर जो है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी सुरक्षित रहता है। अगला टॉपिक है डबल वॉल्स। द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर हैव टू लेयर्स with an insulating material in the middle. This material and the air trapped between the two walls prevent heat from entering the refrigerator. The same is true in case of double walled cold storage and डबल वॉल्ड आइस बॉक्स। अब रेफ्रिजरेटर ले लीजिए या फिर कोल्ड स्टोरेज वाला आइस बॉक्स आता है वो ले लीजिए, या फिर कोल्ड स्टोरेज के लिए जो भी रेफ्रिजरेटर टाइप आता है जिसमें जो दुकानों के अंदर यानी कि शोरूम्स के अंदर जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर आइसक्रीम्स वगैरह रखी जाती हैं, जो कि फ्रीज़र बोलते हैं जिसको। तो इन सब की जो वॉल्स होती हैं ये डबल लेयर्ड बनाई जाती हैं। इनकी वॉल्स डबल इसलिए बनाई जाती हैं ताकि पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में एयर ट्रैप रहे, इस कारण से रेफ्रिजरेटर के अंदर से ठंडक बाहर ना जा सके और बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके। तो यही रीज़न है कि इनकी वॉल्स जो होती हैं डबल बनाई जाती हैं। गनी बैग्स की बात करते हैं। स्लैब्स ऑफ आइस आर कवर्ड विद गनी बैग्स। द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्लो फ्रॉम आउटसाइड to enter into the ice. Moreover, the air filled in the interspaces of a gunny bag, being a bad conductor of heat, further checks the transmission of heat from outside and prevents the ice from melting. आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ होती हैं, आपने देखा होगा बर्फ़ जो है कुछ जगहों पे, आजकल तो खैर घरों में फ्रिजें कॉमन हो गई हैं, लेकिन पहले आज भी दुकानों पे काफ़ी जगहों पे बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ, बड़े बड़े ढेले आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जूस की शॉप्स के ऊपर, जहाँ पर आप जूस पीने जाते हैं। तो ये बर्फ़ जो है पिघलती क्यों नहीं? कभी कभी आपने देखा होगा कुछ एरियाज़ के अंदर तो बर्फ़ बेचने के लिए आते हैं लोग, जो कि अपने ठेले के ऊपर इस तरीके से बर्फ़ को ढककर बैठे होते हैं। अब होता क्या है, जब इसको ढका किससे होता है? एक बोरी जो ब्राउन कलर का एक गनी बैग जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर गेहूँ वगैरह रखा जाता है, ऐसा एक गनी बैग होता है, उससे इसको ढक देते हैं। उससे क्या होता है, गनी बैग जो है जिस मटेरियल से वो बनता है, दैट इज़ जूट। जूट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से, और दूसरा यहाँ पर एक लेयर बन जाती है एयर की, जिस कारण से बाहर की हीट अंदर नहीं जा पाती है बर्फ़ के, और बर्फ़ की ठंडक जो है वो बाहर नहीं जा पाती, ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, इस कारण से ये पिघलती नहीं है। Why do birds fluff out their feathers on a cold winter morning? आपने देखा होगा बर्ड जो होते हैं उनके जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं उनके ऊपर, या फिर जो भी बाल होते हैं उनके ऊपर जो छोटे छोटे, वो फ्लफ़ी से फील होते हैं, यानी कि वो ऐसा लगता है फूल गए हैं, गोल मटोल से हो गए, काफ़ी मोटे लगते हैं थोड़ा उस दिन। रीज़न क्या होता है? वो अपने फेदर्स को ऐसा करके उनके अंदर एयर भर लेते हैं और इस एयर की वजह से उनको जो ठंडक है बाहर की वो उनकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती है, जिससे उनको ठंड नहीं लगती है।